हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 4 अगस्त। 4 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस में। और इसका नाम प्रीलिम्स डोज इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम मेजरली उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा एक एडिटोरियल एनालिसिस भी आता है हमारा, जिसमें हम मेंस रिलेटेड इश्यूज की, मेंस रिलेटेड पॉइंटर्स की बात करते हैं। तो कुछ ही देर बाद इसके एडिटोरियल एनालिसिस आएगा जिसमें हम आज के और कल के दोनों दिनों के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आगे बात करते हैं आज के इश्यूज की। बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इस चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी और साथ में मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं और आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखो, आज के टॉपिक्स में जीएस 1 में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएनएससी मीट के बारे में। तो इंडिया होस्ट करने वाला है इस यूएनएससी मीट को, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी में सीवीसी मीट के बारे में, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस, सॉरी सीवीसी मीट नहीं है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो यहाँ पे मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होना है। तो सीवीसी के मेंबर्स जो हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद सीजीआई अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे और साथ में देखेंगे प्रोविजंस फॉर फॉरेन टूर्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उनको किसी फॉरेन समिट में शामिल होना है तो उनको कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। क्या ऐसे प्रोविजन है, इसकी बात करेंगे। जीएस 3 में हम देखने वाले हैं एनवायरमेंट में क्लाइमेट प्लेजेस के बारे में। इंडिया ने क्या क्या क्लाइमेट प्लेजेस ली हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरुआत करते हैं हम आज के आर्टिकल से, पहले आर्टिकल से, इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट को यहाँ पे होस्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया के हाथ यहाँ पे आ रही है, इंडिया के हक में प्रेसिडेंसी। अब देखो, इसकी बात कर लेते हैं कि ये यूएनएससी क्या है, फिर वापस इस पे आएंगे। ओके, तो देखो ये यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के 6 प्रिंसिपल बॉडीज में से एक है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में विद द यूएन चार्टर। ओके, यूएन के चार्टर के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया था। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं, और जो मुझे बताएगा बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज, ओके, प्लेजेंट सरप्राइज रहेगा। ओके, आगे बात करेंगे। इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करती है ये सिक्योरिटी काउंसिल, और बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। इसके अलावा इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ऐसे याद रख सकते हो फेजर के नाम से, इन्हें P5 भी बोला जाता है, परमानेंट 5 मेंबर्स। ओके, ये कौन कौन से? फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएसए, सी या चाइना, ई इज फॉर इंग्लैंड या फिर यूके, एंड आर इज फॉर रशिया। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। तो 2 साल के टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है इनको? तो जनरल असेंबली, यूएन की जो जनरल असेंबली है वो इनको इलेक्ट करती है। और ये जो इलेक्शन होता है ना, ऐसा नहीं कि पूरा अमेरिका से ही तीनों, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ही सारी की सारी 15 कंट्रीज हो गई, 10 जो नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं वो हो गई, या ऐसा नहीं होता कि यूरोप से ये 10 कंट्रीज हो गई। ये जो 10 कंट्रीज हैं इनका रीजन वाइज यहाँ पे डिवीजन है कि इस रीजन से इतनी, इस रीजन से इतनी कंट्रीज होनी चाहिए। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होंगे ये पूरे ग्लोब को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो 5 परमानेंट मेंबर्स है मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। इंडिया जो है 8th टाइम यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, और यहाँ जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है ये 2021 से बना है। तो 2 साल का टेन्योर है, यानी कि 2022 तक यहाँ पे, 2021 और 2022 तक यहाँ पे इनका टेन्योर रहने वाला है इंडिया का। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बता दूं
कि जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है ये 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट करती है, ठीक है, और हर महीने रोटेट करती है। तो इस बार ये प्रेसिडेंसी किसके पास आई है? इंडिया के पास आई है, और इसलिए इंडिया यहाँ पे मीटिंग होल्ड कर रहा है काउंटर टेररिज्म को लेकर यूएनएससी की। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि 15 मेंबर्स हैं, इसमें से आपको लगेगा P5 जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो क्या P5 की पावर ज्यादा होगी? तो नहीं, देखो सभी के पास एक एक वोट रहता है, और इस एक एक वोट के थ्रू ही टोटल 15 वोट्स होने चाहिए। इसमें से 9 वोट्स अगर किसी को मिलते हैं तो वो जो अप्रूवल है वो मिल जाता है, लेकिन जो बाकी के वोट्स हैं, जो नो मिले हैं आपको, जो यहाँ पे अप्रूवल नहीं हुआ है, अगर इन नो वाले वोट्स में एक भी वोट परमानेंट मेंबर्स का या P5 मेंबर्स का होता है तो उसे वीटो माना जाता है, जो कि चाइना बार बार यूज करता है। तो इंडिया का कोई भी प्रपोजल होता है, इंडिया यूएस का कोई भी प्रपोजल होता है टेररिज्म को लेकर वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें क्या करता है चाइना? चाइना बार बार उसको वीटो लगा देता है, यानी कि चाइना उसको अप्रूव नहीं करता, और अगर एक भी परमानेंट मेंबर अप्रूव ना करे, वीटो लग जाए, तो फिर वो प्रपोजल वहीं एंड हो जाता है, फिर चाहे बाकी के 14 मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हों। ओके, तो ये चीज बड़ी क्लियर रखना। दूसरी चीज ये कि इंडिया देखो अभी तक 8 बार यूएनएससी का मेंबर बन चुका है नॉन परमानेंट, तो इंडिया के साथ साथ और भी 3 कंट्रीज हैं जो बार बार डिमांड कर रही हैं कि यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए और जो परमानेंट मेंबर्स का दायरा है उसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ऐसा बोल रही हैं? इनको बोलते हैं G4 कंट्रीज। इसमें एक आता है इंडिया, दूसरा आता है जर्मनी, तीसरा आता है जापान, और चौथा आता है ब्राजील। नाम याद रखना, शाम को जो टेस्ट होगी रात को 9:15 पे, आपको बता दूं प्रीलिम संग्राम होता है, जो क्विज होगी उनमें से, उसमें जो क्वेश्चन होंगे आपको यूएनएससी में से देखने को मिलेंगे। तो G4 मेंबर्स याद रखना, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये चारों कंट्रीज बार बार ये रिकमेंड कर रहे हैं, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए और परमानेंट मेंबर्स का दायरा बढ़ाया जाए, हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील को। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली यूएनएससी के बेसिक्स की, और इसमें से आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, चलो अब हम जाते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे इंडिया जो है 15 की 15 कंट्रीज को होस्ट करने वाला है यूएनएससी की, ठीक है, और इसमें बात होने वाली है टेररिज्म की, ठीक है, टेररिज्म की। और ये कहाँ पे होने वाली है? ये मीटिंग अक्टूबर में होगी, दिल्ली और मुंबई में, 2 जगह पे होने वाली है ये मीटिंग, दिल्ली और मुंबई में, अक्टूबर में ये होगी, ठीक है। और ये जो मीटिंग होगी काउंटर टेररिज्म कमिटी की मीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें इंडिया चेयर कर रहा है। ओके, इंडिया चेयर कर रहा है, यूएनएससी का जो मेंबर है इंडिया, वो चेयर कर रहा है इस कमेटी को, काउंटर टेररिज्म कमेटी को। और इनका पर्टिकुलर चैलेंज जो है, पर्टिकुलर फोकस जो है वो इस बात पे है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को कैसे रोकें, साइबर थ्रेट्स को कैसे रोकें, ड्रोन्स के यूज को कैसे रोकें, ये सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का देखो अभी कुछ एक्स्ट्रा कंसर्न्स भी हैं। एक तो पाकिस्तान तो था ही हमारे पास, जहां से टेररिज्म आते थे, टेररिस्ट आते थे, अब साथ में अफगानिस्तान भी आ गया है तालिबान वाला। और अभी देखो कल परसों की ही न्यूज है कि यूएस ने क्या किया, यूएस ने जो यहाँ पे अलकायदा का जो अब लीडर था, जो हेड था अलकायदा का, उसको मार गिराया। कहाँ पे? काबुल में, अफगानिस्तान में। तो भैया अलकायदा क्या कर रहा है वहां पे अफगानिस्तान में? तो अफगानिस्तान में यानी कि आज भी टेररिज्म है, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रीटी हुई थी अफगानिस्तान और जो तालिबान है, तालिबान और यूएस के बीच में। यूएस तभी विड्रॉ किया अफगानिस्तान से जब तालिबान ने ये ट्रीटी साइन करी, एग्रीमेंट साइन किया कि अफगानिस्तान के सॉइल पे हम टेररिज्म को नहीं पनपने देंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रीच होता हुआ दिख रहा है ये एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि यूएस ने अलकायदा के लीडर को अफगानिस्तान में ही मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि टेररिज्म अफगानिस्तान में है, और इसीलिए इंडिया का कंसर्न होना बनता है। अब इंडिया जो है बार बार ये बात कह रहा है कि यूएन मेंबर्स जो हैं कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाइए। एक ट्रीटी है कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये ट्रीटी है जिसको 1996 में प्रपोज किया गया था। इसमें बेसिकली ये है कि टेररिज्म की डेफिनेशन को थोड़ा वाइडन होगा, ठीक है, टेररिज्म को कैसे कैसे हैंडल करना, उसके कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन होंगे, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होंगे। ओके, लेकिन इसको हम आज तक भी प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे यूएनएससी में। कभी कोई वीटो कर देता है, कभी किसी की और कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये जो इवेंट है, ये जो कमेटी हमारी मिल रही, कमेटी के जो हम लीडर बने हैं, काउंटर टेररिज्म कमेटी के जो हम अभी होस्ट बने हैं, प्रेसिडेंट बने, चेयरमैन बने हैं, उस इवेंट के थ्रू हम यहाँ पे शोकेस कर पाएंगे कि इंडिया का जो रोल है, ये टेररिज्म का विक्टिम आज जरूर है, लेकिन ये इंडिया ही है जो टेररिज्म से मुक्त करा सकता है ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को,
काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जो भुगतता है उसको ज़्यादा पता होता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है। अब देखो यहाँ पे बात FATF की भी हुई। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ये कहा गया, इसके बारे में भी ये कहा गया कि यहाँ पे अभी देखो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है इस FATF में, ठीक है। उसको यहाँ पे जो भी कंट्री FATF में जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग करती है या टेरर फाइनेंसिंग करती है, उसको FATF ब्लैक लिस्ट कर देता है या ग्रे लिस्ट में डाल देता है। लेकिन अभी कुछ नए चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, ड्रोन्स का यूज जो है टेरर अटैक्स के लिए। ये नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इनके लिए अभी हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, ओके। इसीलिए ये जो पूरी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ देखो यहाँ पे जो नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इस पे बात होगी, और साथ में ये भी बात होगी कि यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे हमको यहाँ पे रेगुलेट करना है। दूसरा, जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स जो है उनका जो उनके देशों में जो यूज़ बढ़ रहा है ड्रोन वगैरह का, उसको कैसे हमको कम करना है। इसके साथ यहाँ पे जो टेररिज्म पर्पस के लिए थ्रेट बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कम करना है, इसमें इंटरनेट को, सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करना है, टेरर फाइनेंसिंग को क्रिप्टो करेंसी वगैरह के थ्रू कैसे यहाँ पे रेगुलेट करना है, और अनमेन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन्स वगैरह को कैसे हम यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस सब के बारे में बात होने वाली है इस काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग में, जो कि यहाँ पे जिसमें सारे UNSC मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कब होने वाली है मीटिंग? अक्टूबर में, मुंबई और दिल्ली में, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू इज सुरेश पटेल इज आर न्यू CVC, 2 कमिश्नर्स टेक चार्ज। तो देखो विजिलेंस कमिश्नर्स जो हैं ये यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, और CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन हो गए? सुरेश एन पटेल। पहले ये विजिलेंस कमिश्नर हुआ करते थे, अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए हैं, और इनका अपॉइंटमेंट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ओके। तो देखो मैं बता देती हूँ, CVC बेसिकली क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नाम से क्लियर होगा, विजिलेंस करती है ये। कोई भी किसी भी जगह पे करप्शन हो रहा है या कुछ भी ऐसा रिपोर्ट पता चलती है इरेगुलरिटीज वाली, उसको यहाँ पे विजिलेंट होके उसको यहाँ पे रिपोर्ट करती है, उस तरह के इवेंट्स को रिपोर्ट करती है। इसमें विसल ब्लोअर जो है वो जा सकते हैं इसके पास कि देखो भैया ऐसा हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है, लोकायुक्त लोकपाल भी जा सकते हैं कि देखो हमको ऐसा पता चला है, ठीक है। तो CVC का बेसिकली काम यही होता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे भी करप्शन इरेगुलरिटीज है तो उसको रिपोर्ट जरूर करती है, ठीक है। उसको दुनिया के सामने लेकर आती है, गवर्नमेंट के सामने, पार्लियामेंट के सामने लेकर आने का काम इनका है, ओके। अच्छा, अब CVC जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक तो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। वैसे ही CVC में होता है कि एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे और 2 जो होंगे वो विजिलेंस कमिश्नर होंगे। तो कुल मिला के 3 मेंबर्स की ये पूरी टीम होती है, ओके। अब देखो इनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसके बारे में कुछ और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं CVC के बारे में। तो देखो CVC जो है, ये CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है सबसे पहले सेटअप किया गया था 1964 में, और ये कैसे किया गया था? बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ओके। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको बनाया गया था। तो उस समय जब ये बना था 1964 में, तब ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। और बना कैसे था? बना था रिकमेंडेशन पे एक कमिटी की, जिसको कहते हैं संथानाम कमिटी, के संथानाम कमिटी, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के संथानाम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे के संथानाम जी। उन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि CVC हमें बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपसे मैंने एक क्वेश्चन तो पूछा कि बाकी 5 कौन से स्पेशल ऑर्गन हैं यहाँ पे UN के, और दूसरा क्वेश्चन आपका आज ये है कि इसी संथानाम कमेटी ने एक और बॉडी का रिकमेंडेशन दिया था जो बाद में बनी भी थी, वो कौन सी बॉडी है ये आप मुझे बताओगे, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनके लिए है वो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। आगे बात करते हैं 2003 में यहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया, CVC एक्ट, और इसके थ्रू CVC को अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। स्टैट्यूटरी मतलब कि वो स्टेटस जिसमें कोई भी बॉडी लॉ के थ्रू बनी है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, एक्ट पास किया, और उसके थ्रू अगर कोई बॉडी बनी है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। अब देखो जो CVC है इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है ये।
और याद रखना ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है इसका मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कैसे करेगी, सीबीआई के थ्रू करवाएगी, ओके, या फिर जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं उनके थ्रू कराई जाएगी। और इसके अलावा ये उन सभी ऑफेंसेस को इंक्वायर करती है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इट्स एनुअल रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो लेकर आती है जिसमें करप्शन कहीं पे भी हुआ है तो वो पता चले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं पे भी करप्शन हुआ है तो पता चले पूरे पार्लियामेंट को, कोई भी सिस्टमैटिक फेलियर हुआ तो वो भी पता लगना चाहिए, ओके। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है और साथ में जो विजिलेंस कमिश्नर हैं इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको अपॉइंट करना है। तो कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। तो तीन लोग जो हैं, तीन लोगों की कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो लोकसभा से हो, ठीक है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि किसको बनाना है नेक्स्ट विजिलेंस कमिश्नर, और ये रिकमेंड करके देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अल्टीमेटली अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो देखो 4 साल का टेन्योर होता है इनका, या फिर अगर ये 65 ईयर एज की हो जाए तो जो भी पहले आएगा 4 ईयर और 65 ईयर एज वो उनका टेन्योर होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है क्योंकि इसी साल सीवीसी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। आगे बात करते हैं, कैबिनेट नोट फॉर क्लाइमेट प्लेजेस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इंडिया ने अपने प्लेजेस को रेटिफाई किया है। प्लेजेस मतलब जो इन्होंने शपथ ली थी, इंडिया ने जो शपथ ली थी क्लाइमेट चेंज को लेकर उसके बारे में, तो इन प्लेजेस को हमने यहाँ पे रेटिफाई किया है। और ये जो प्लेजेस हैं ये ग्लासगो की प्लेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कंट्री जो है अपनी रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बढ़ाएगी, और यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि फॉसिल फ्यूल फ्री हो सकें यहाँ पे बाय 2070, यानी कि कार्बन न्यूट्रल हो सकें बाय 2070। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितनी हम कार्बन यहाँ पे इमिट करेंगे उतना ही हमारे देश में कार्बन सिंक हो, यानी कि फॉरेस्ट ओशन वगैरह हो जो कि उसको वापस से एब्जॉर्ब कर ले। यूनियन कैबिनेट जो है इन्होंने एक अपडेट भी किया है जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उनको। अब देखो थोड़ी सी मैं बेसिक हिस्ट्री बता देती हूँ आपको। हिस्ट्री ये है कि हमारे देश में, हमारा देश जो है यूएन का मेंबर, और यूएन जो है इसी की एक स्पेशल बॉडी है यूएनएफसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है बेसिकली क्लाइमेट चेंज से लड़ने का काम करती है, और इनकी हर साल होती है मीटिंग जिनको कहा जाता है कोप। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत पहले से हो रही हैं, ठीक है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देती हूँ। COP21 इंपॉर्टेंट है। COP21 हुई थी पेरिस में, यानी कि जो 21st मीटिंग हुई थी वो पेरिस में हुई थी 2015 में। यहाँ पे एक प्लेज ली गई थी जिसको कहा जाता है पेरिस पैक्ट या पेरिस एग्रीमेंट। इस पेरिस पैक्ट में सबने बोला कि हम यहाँ पे सब लोग, सभी कंट्रीज मिलकर एफर्ट करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाए। मतलब हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। उसके बाद इसको रियलाइज करने के लिए हर कंट्री ने अपने अपने कमिटमेंट किए, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज ने कुछ ऑब्लिगेटेड कमिटमेंट किए, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने वॉलंटरी कमिटमेंट किए। इंडिया ने कमिटमेंट किया जिसको कहा जाता है INDC, यानी कि इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने खुद से डिटरमाइन करके कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया है। अब इसी को हमने अपडेट किया है। हमने पुराने टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव कर लिए टाइम से पहले ही, लेकिन हमने अब इनको अपडेट करने का यहाँ पे ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अपडेट है वो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उनको हमने अपडेट किया है, ठीक है। अभी देखो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस तो अपडेट किए हैं, लेकिन उसके बाद हमने कुछ और भी कमिटमेंट किए थे। वो कमिटमेंट किए थे हमने COP26 में। ये COP26 क्या है, 26th मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, यूके में, ठीक है। ग्लासगो यूके में हुई थी। कब हुई थी, अभी लास्ट ईयर हुई थी 2021 के आसपास, ओके। तो यहाँ जो ग्लासगो की मीटिंग हुई थी यहाँ पे हमारे मोदी जी ने बोला कि हम 5 टारगेट्स अपने लिए सेट करते हैं। ये 5 टारगेट्स कौन से थे, इनको कहा जाता है पंचामृत टारगेट्स, ठीक है, पंचामृत, ओके। पंचामृत टारगेट कहा जाता है। उसमें देखो पंचामृत टारगेट पहला था कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे बाय 2070। इसके बाद ये कहा गया था कि 2030 तक हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको हम 1 बिलियन टन से कम कर देंगे। 2030 तक हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट को 50% तक इंक्रीज कर देंगे। 2030 तक ही हम कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर देंगे, और 2030 तक ही हम अपना जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है वो 500 गीगावाट कर देंगे। तो इतने बड़े बड़े कमिटमेंट हमने किए थे।
अब देखो ये जो पंचामृत टारगेट्स हमने सेट किए थे, ये सारे के सारे टारगेट्स को यहाँ पे रेटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, सारे के सारे टारगेट्स को रेटिफाई नहीं किया गया है। इसमें से सिर्फ 2 टारगेट्स अभी रेटिफाई हुए हैं। पहला तो ये कि 2030 तक हम अपनी जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है इसको कम कर देंगे, और दूसरा ये कि हम यहाँ पे 50% अपनी जो एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कर देंगे बाय 2030। ओके, तो इंडिया के जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनमें सारे प्रोमिसेस नहीं है पंचामृत वाले, लेकिन इसमें से 2 प्रोमिसेस हमने अपडेट किए हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारी टोटल रामसार साइट 54 हो गई है, 5 नए वेटलैंड्स जो है वो रामसार साइट्स में ऐड हुए थे। अभी 10 और जो वेटलैंड है ये रामसार साइट में आने वाले हैं, तो 64 हो जाएगा। देश के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, देश के लिए बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि हम एनवायरमेंट में इतना ध्यान दे रहे हैं, वेटलैंड्स वगैरह को इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रामसार साइट्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी रामसार वेटलैंड्स बढ़ते जाएंगे, इसीलिए अभी तक जो 54 हो गए ना उनको अभी से याद करके रखो। और मैं चाहूंगी, मैं थोड़े दिन में क्या करूंगी, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी या फिर मैं एक वीडियो बना के लेकर आऊंगी रामसार साइट्स के ऊपर जितनी भी अभी तक हमारी है, ठीक है, और उसके बाद 10 भी आने वाली है, 10 और, तो 64 हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, सीजीआई रिकमेंडेशन ऑन सक्सेसर सॉर्ट। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि अब हमारे जो सीजीआई हैं, हमारे एनवी रमन्ना जी जो हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है इस 26 अगस्त को, 26 अगस्त 2022 को। उससे पहले हमको चाहिए नेक्स्ट सीजीआई हमारे, ठीक है, 49th सीजीआई चाहिए, ये हमारे 48th सीजीआई हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट देखो सीजीआई का कैसे होता है, यहाँ पे ये प्रोसेस समझना ज़रूरी है। सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है कैसे, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, सबसे पहली बात तो ये अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कैसे होती है ये प्रोसेस स्टार्ट, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर यहाँ पे रिकमेंडेशन जानते हैं, रिकमेंडेशन किसकी, जो सीजीआई जा रहे हैं, ठीक है, जो आउटगोइंग सीजीआई, जैसे अभी हमारे एनवी रमन्ना जी जा रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो इनकी रिकमेंडेशन जानेंगी कौन, लॉ मिनिस्टर। और उसके बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर सीजीआई अपना रिकमेंडेशन प्रॉपरली दे देते हैं, तो यहाँ पे ये जो भी रिकमेंडेशन देंगे ये लॉ मिनिस्टर सीधे पहुंचाएंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है फिर इसको यहाँ पे जो भी नेक्स्ट सीजीआई हैं उनको अपॉइंट करेंगे रिकमेंडेशन के बेसिस पे। अभी जो हमारा प्रॉपर तरीका चल रहा है वो क्या है कि आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सीजीआई, रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई, यूनियन लॉ मिनिस्टर विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू प्राइम मिनिस्टर हु विल एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डू द अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले सीजीआई, देखो सबसे पहले लॉ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन मांगी सीजीआई से, सीजीआई ने रिकमेंडेशन दे दी लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर ने जाके प्राइम मिनिस्टर को बताया कि देखो ये मिला है रिकमेंडेशन, प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस करते प्रेसिडेंट को कि आप इस पर्सन को सीजीआई बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सब होता है अभी तक, अभी जो हमारा यहाँ पे कन्वेंशन चल रहा है वो यही है कि सीनियर मोस्ट जज जो है ना, सीनियर मोस्ट जज, उन्हें बनाया जाता है यहाँ पे, जो नेक्स्ट सीजीआई है वो। अभी हमारे जो जस्टिस ललित हैं इन्हें बनाया जा रहा है नेक्स्ट 49 सीजीआई, यही होने चाहिए, ठीक है। तो इनको ही यहाँ पे लाइन में अब यही है मोस्ट सीनियर जज के, ओके। तो आफ्टर एनवी रमन्ना जी, जस्टिस ललित जो है वो यहाँ पे लाइन में है सीनियर मोस्ट जजेस की, ओके। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे 3 जजेस केस है। बेसिकली ये जजेस केस मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कॉलेजियम के थ्रू। ये तो हमने सीजीआई की बात करी, सीजीआई का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है बड़ा सिंपल सा है जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका यहाँ पे किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है वो मैं बता देती हूँ। वो होता है कॉलेजियम के थ्रू। कॉलेजियम क्या होता है, बेसिकली ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप होता है, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और साथ में सीजीआई, इनका ये ग्रुप है। और यही सारे जो 5 लोग हैं मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं लॉ मिनिस्टर को कि देखो अगले जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ये कॉलेजियम देता है, लॉ मिनिस्टर फिर इसको प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाते हैं और उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अल्टीमेटली अपॉइंट करते हैं जजेस को, ओके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर से गुजरा है। इसमें 3 केसेस आए हैं जिसके थ्रू ये कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। पहला था फर्स्ट जज केस 1981 का। इसमें बोला गया कि सीजीआई जो भी रिकमेंडेशन देते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे उनको रिफ्यूज किया जा सकता है अगर कोई रीजनेबल रीजन हो, तो कुछ ऐसा रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई, यानी कि गवर्नमेंट जिसको चाहेगा
उसको बना देगा नेक्स्ट जज, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जिसको चाहेगा उसका अपॉइंटमेंट करेगा। एक तरह से ये प्रूव हो गया एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दी गई ओवर जुडिशरी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 12 साल तक तो यही चला। 1993 में सेकेंड जज केस आता है। यहाँ पे बोला जाता है इस जज केस में, सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब हम बोलते हैं ना कंसल्ट करना है आपको यहाँ पे सीजीआई से, तो कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि राय लेनी है। कंसल्टेशन का मतलब होना चाहिए कॉन्करेंस, यानी कि सहमति से ही आप सीजीआई की सहमति से ही नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करोगे। यानी कि आप बाध्य हो, यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा गया कि आप बाध्य हो कि जुडिशरी यानी कि सीजीआई जो आपको कहेंगे, जो रिकमेंडेशन देंगे, आपको उन्हीं को रिक्रूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन चलेगा, सीजीआई के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनका भी रिकमेंडेशन, ये तीनों मिलकर रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। थर्ड जस्ट केस आता है, वो बोलता है कि हाँ सही बात है, सहमति तो रहेगी, सहमति रहेगी, कॉन्करेंस रहेगी, लेकिन कॉन्करेंस सिर्फ 3 जजेस की नहीं 5 जजेस की होगी। यानी कि सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस की यहाँ पे रिकमेंडेशन लगेगी, और ये पांचों मिलकर आपको जो फाइनली कंसल्ट करेंगे, आपको वही उसी पर्सन को रिक्रूट करना रहेगा नेक्स्ट जज के फॉर्म में। ओके, तो ये 3 जज केसेस हैं जिसके थ्रू यहाँ पे ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा प्रोबेबल है, प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है आज का, अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन विजिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की फॉरेन विजिट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो हुआ क्या, दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको यहाँ पे एक वर्ल्ड सिटी समिट में जाना था सिंगापुर में, ठीक है। वर्ल्ड सिटी समिट में जाना था सिंगापुर में, और इनको ये मना कर दिया, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो सारे सिटीज के मेयर्स को बुलाया, आप मेयर थोड़ी हो, ठीक है। तो दिल्ली के सीएम को जाने से रोक दिया। उसके बाद यहाँ पे इनके दिल्ली के ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसी समिट में जाना चाहते थे, ठीक है, लंदन में, इन्हें भी रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टेट दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल गई, पीआईएल एक प्ली गई, प्ली में ये बोला गया, पीआईएल नहीं थी प्ली थी, प्ली में ये बोला गया कि यहाँ पे कितनी बार हम ट्रेवल क्लियरेंसेस लेंगे। यानी कि बेसिकली ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई यहाँ पे किसी भी मिनिस्टर को भेजना है बाहर किसी फॉरेन समिट में, तो यहाँ पे आपको सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सेंटर, यहाँ तो सेंटर में यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो यहाँ तो डायरेक्टली परमिशन दे, यहाँ तो अगर आपका ये दिल्ली जैसा सीन है तो एलजी आपको परमिशन देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे। यहाँ तो अगर आप किसी स्टेट के सीएम वगैरह हो या स्टेट के मिनिस्टर हो तो आपको गवर्नर देंगे, क्योंकि गवर्नर और एलजी ही यहाँ पे सेंटर के एजेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्ली ये गई कि हम कब तक यहाँ पे सेंटर से परमिशन लेते रहेंगे अपनी फॉरेन विजिट्स के लिए एज अ स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर, ठीक है। और ये भी पूछा गया कि आप, यहाँ तो ये बोला गया कि दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ तो प्रॉपर गाइडलाइन बना देना कि क्या क्या क्लियरेंस कैसे कैसे लेनी है। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर वही नहीं है कि हम कैसे क्लियरेंस लें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्रोविजन हैं, कौन से अप्रूवल हैं जो जरूरी हैं। तो देखो 1982 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक गाइडलाइन जारी करी, गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेवल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को अगर फॉरेन ट्रेवल करना है, फॉरेन विजिट्स पे जाना है, तो क्या उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कहीं जाना चाहते हैं बाहर, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ये 4 मिनिस्ट्री से यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2004 में इसको और यहाँ पे बढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद ये पिटीशन जाती है और बोलती है कि जो भी आपने इतने सारे गाइडलाइंस जारी करे हैं उसको आप हटाओ। क्यों हटाओ, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, या जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ही आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, और सेंटर पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अलग अलग पार्टीज हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जाती है वाया दीज प्रोविजंस, ठीक है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हो और यहाँ पे स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन हो। ओके, तो अब क्या हुआ अप्रूवल्स के बाद, अप्रूवल्स के बाद बेसिकली ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास एप्लीकेशन गई, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, यहाँ पे दूसरा लेटर गया जिन्होंने पूछा कि भैया किस कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड या किस स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे आपने हमारी ट्रैवल क्लियरेंस जो है उसको रोक लगा दी है। तो यहाँ पे एलजी ऑफिसर जो है, एलजी ऑफिस जो था
उन्होंने भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई कि हमको जाने नहीं दे रहे हैं बाहर, तो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई जवाब नहीं दिया। एलजी ने ही बोला कि देखो वहाँ पे सिर्फ मेयर्स को इन्वाइट किया है, आप तो चीफ मिनिस्टर हो दिल्ली के, आपको जाने की क्या जरूरत है, आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो किन ग्राउंड्स पे पिटीशन फाइल की गई है? पहली पिटीशन तो यही है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए, ओके कि यहाँ पे पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलनी चाहिए स्टेट मिनिस्टर्स को भी अगर वो फॉरेन विजिट्स पे जाना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो भी मिनिस्टर ये मांग रहा है अप्रूवल, उसका राइट टू प्राइवेसी भी तो है, डिग्निटी भी तो है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की भी तो कुछ डिग्निटी है, तभी तो हम यहाँ पे जा पा रहे हैं, तभी तो हम इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अब क्या आप सब जगह जाने के लिए सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये कहा गया है पिटिशनर के द्वारा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे देखो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बार बार ये जो अप्रूवल लेने पड़ते हैं इसके कारण काफ़ी डिले हो जाता है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, आर्बिट्ररीली यहाँ पे मना कर देती है कि नहीं आप नहीं जाओगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे अनचैनल्ड डिस्क्रिशन होता है, यानी कि डिस्क्रिशन है लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि क्यों मना किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21 यहाँ पे वायलेट हो रहा है, राइट टू ट्रैवल वायलेट हो रहा है, ये सब कहना है पिटिशनर का। अब आगे देखना ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का इसमें क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट जो कहेगी वही फाइनल होगा, ओके। तो ये था हमारा एक छोटा सा आर्टिकल जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था। मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं पूरे सेशन के दौरान, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी उसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और जो आंसर देगा, दोनों आंसर्स देगा, सही आंसर्स देगा, उसके लिए सरप्राइज रहेगा नेक्स्ट सेशन में। और इसके अलावा आप लाइक ज़रूर करना, हमारे लेक्चर को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।